हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। पिछली क्लास में मैंने एक्सरसाइज 4.2 के 4 सम्स करवा दिए थे। अभी हमें करवाने हैं 5 एंड 6। हाँ, 5 एंड 6 करवाने हैं। 4 सम्स करवा दिए थे, तो ये दोनों सम्स आज के वीडियो में कंप्लीट करवा देती हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा पिछली वीडियो में। अगर कोई चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आती तो प्लीज़ कमेंट करके आप बताइए, तो मैं उसे दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी और मन लगा के पढ़ते रहे। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि मैंने लिख रखा है बोर्ड पे। देखिए, द एल्टीट्यूड ऑफ a right triangle is 7 centimeter less than its base if the hypotenuse is 13 centimeter. Find the other two sides. एक राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल आप लोगों को पता ही होता है क्या है। बेस होता है और परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। ये हाइपोटेन्यूस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड दोनों सेम थिंग है। तो इसका एक फार्मूला आप लोगों को पता होगा कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। ये मालूम है ना। तो यही वाला फार्मूला यूज करके हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो परपेंडिकुलर को हम एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं। एल्टीट्यूड ये जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है टू साइड्स, तो जो नीचे वाली साइड होती है बेस होती है और ये सीधी खड़ी साइड परपेंडिकुलर होती है और ये जो सबसे लंबी साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है। तो हमारे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। हाइपोटेन्यूस भी गिवन है 13 सेंटीमीटर। तो हमें दोनों टू साइड्स निकालनी है, मतलब हमें बेस और एल्टीट्यूड दोनों निकालनी है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जब इसमें दिया हुआ है कि एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, तो हम बेस को ही मान लेते हैं। लेट बेस ऑफ द ट्रायंगल इज x। ठीक है, तो हम वही चीज लेते हैं। हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तो लेट बेस ऑफ द राइट ट्रायंगल, बेस ऑफ द राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल ऐसे भी लिख सकते हो, इक्वल टू x। ठीक है, बेस है राइट ट्रायंगल का x। तो अब इसका एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा। एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। देन एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 7। ठीक है, ये क्लियर हुआ। ये देखो पहले ही क्वेश्चन में लिखा हुआ है एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो हमें बेस मान लेना है कि लेट बेस ऑफ द राइट ट्रायंगल इज x। एल्टीट्यूड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x माइनस 7। ठीक है, उसके बाद हमें ये वाला फॉर्मूला पता है कि बेस स्क्वायर तो हम ये जानते हैं, वी नो दैट। यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं, वी नो दैट बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर, एल्टीट्यूड को a ले लो या p ले लो, जो भी ले लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस h स्क्वायर। ठीक है, ये मालूम है ना। तो अच्छा, इसमें हाइपोटेन्यूस भी दिया हुआ है, कितना दिया है, गिवन है हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस h इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ये भी हमारा गिवन है। ठीक है, क्लियर। ये चीज क्लियर हुई आप लोगों को। बस अब इसी में सारे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये हमें पहले ऊपर लिख लेना है तो हमें इजी रहेगा। ये है हमारा क्वेश्चन में गिवन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो अब यहाँ पे बेस हमने लिया है x, तो x स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड हमारा x माइनस 7 आया है, x माइनस 7 होल स्क्वायर इक्वल टू h। ये हाइपोटेन्यूस हमारा 13, तो 13 स्क्वायर। बस अब इसको आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे, तो कई बार बता चुकी हूँ, इसको डायरेक्ट ऐसे खोल लो। एक्स स्क्वायर माइनस 2ab होता है 2x इंटू 7 मतलब 14x और प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स 49। 7 स्क्वायर 49 होता है। 13 स्क्वायर 13 मल्टीप्लाई 13 करोगे तो आएगा 169। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा एक्स स्क्वायर हमारा, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 2x स्क्वायर हो गया। अच्छा, माइनस 14x प्लस 49, ये 169 हम इस साइड ले आते हैं, इक्वल टू 0। ठीक, अभी ये हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस, अब 169 में से हम 49 माइनस करेंगे, 9 में से 9 गया 0, 6 में 4 गया 2, 120 इक्वल टू 0। अभी इसको हम थोड़ा शॉर्ट में लिख लेते हैं क्योंकि हमारा पूरा इक्वेशन 2 से डिविजिबल है, बताया था हमने पिछली बार भी। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर। देखो इतना समझ में आया सब।
तो अब हम इसके फैक्टराइजेशन करेंगे। 60 में 60 के हम ऐसे फैक्टर्स करें कि जोड़ने से या घटाने से हमारा 7 आ जाए बीच में। तो 60 का एक होता है 12 इंटू 5, बिल्कुल ये बहुत ज्यादा बड़ी नंबर नहीं है, तो ऐसे ही हमें समझ में आ जाता है। 12 इंटू 5 होता है 60, और 12 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इस 7 को ऐसे ही हम खोल के लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। ठीक है, समझ आया। अब इसको मैं इधर ले जाती हूँ इस साइड। अब दो में कॉमन लेंगे हम, दो डिजिट में, दो टर्म्स में। यहाँ पे हमारा x कॉमन हो जाएगा, x हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा यहाँ, x माइनस 12। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या कॉमन ले, 5 कॉमन ले सकते हैं हम, तो प्लस 5 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे भी आ जाएगा x माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप, x माइनस 12 एक ब्रैकेट में और दूसरे में x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब या तो दिस वन इज 0 या फिर ये 0, तो अगर x माइनस 12 इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू आएगा 12, और इधर इफ x प्लस 5 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 5। ठीक है, अच्छा ये तो हम इग्नोर कर देंगे, क्योंकि हमारे जो भी है लेंथ हाइट जो भी है उसकी वैल्यू कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, तो दिस वैल्यू इज इग्नोर्ड। हाँ, दिस कैन नॉट बी टेकन, तो x माइनस 5 कैन नॉट बी टेकन, ये हम आप लिख सकते हैं, कैन नॉट बी टेकन। ठीक है, ये वैल्यू हम नहीं लिख सकते। अब x इक्वल टू 12, x हमने क्या माना था, बेस, तो बेस ऑफ द राइट ट्रायंगल 12 है, तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, हमारा बेस आ गया 12 सेंटीमीटर, बेस इक्वल टू हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, तो एल्टीट्यूड हमारा x माइनस 7 था, मतलब 12 माइनस 7 दैट मीन्स 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। बेस है 12 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड है 12 माइनस 7 5 सेंटीमीटर। ये वाला 5 नहीं लेंगे, ये नेगेटिव में 5 आया है तो ये नहीं लिया जा सकता है, इसको आप ऐसे ही छोड़ दो, या फिर ये लिख दो कि दिस वैल्यू कैन नॉट बी टेकन, x इक्वल टू माइनस 5 कैन नॉट बी टेकन एज दिस इज नेगेटिव। तो बेस एंड एल्टीट्यूड कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल का बेस, एल्टीट्यूड, हाइपोटेन्यूज जो भी हो, कोई भी साइड हो, नेगेटिव नंबर तो हो ही नहीं सकती, उसकी तो पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, इसलिए दिस वैल्यू इज इग्नोर्ड। ठीक, तो ये समझ में आया आप लोगों को। अब मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ती हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है, पहले क्वेश्चन को पढ़ के समझिए अच्छे से क्या पूछा जा रहा है इसमें। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री जो है कुछ पॉटरी आर्टिकल बना रही, कुछ बर्तन बना रही है एक दिन में। इट वाज ऑब्जर्व्ड, देखा गया किसी एक पर्टिकुलर डे, किसी एक दिन, दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल की हर आर्टिकल की प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या है, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। कितना है कि जो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं ट्वाइस से 3 मोर कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल है, ये बात समझने वाली है। तो इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, और पूरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब आर्टिकल बनाने का जितना भी कॉस्ट लगा है ₹90 है। अब पूछा जाए फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो सबसे पहले हम यही लिख लेते हैं, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इज x। ठीक है, तो अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, हम लिखेंगे लेट नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। उतना पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है, सिर्फ इतना ही लिख लो, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इक्वल टू x। उस सर्टेन डे, जो भी सर्टेन डे किसी एक पर्टिकुलर डे में ऐसा हुआ है x, तो अब इसका कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या हो जाएगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे उसी में समझ में आएगा क्या है। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। 3 मोर देन ट्वाइस मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल को 2 टाइम्स करो, ट्वाइस करो, 3 मोर, अब इसमें 3 और जोड़ दो, तो ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल एंड 3 मोर, तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। अच्छा, अब उसके बाद क्या बोला है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90,
तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ₹90 दिया हुआ है और हम जानते हैं कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, नंबर ऑफ आर्टिकल इनटू कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, ठीक है ना। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, पिछले दिन एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन इसी टाइप का था कि अगर हमें किसी भी आर्टिकल के किसी भी चीज की कॉस्ट मालूम है और उसकी नंबर मालूम है तो टोटल कॉस्ट हम निकाल सकते हैं, नंबर इनटू कॉस्ट। तो वही इसमें भी करना है और ये हमें दिया हुआ है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिवन है जो क्वेश्चन में वो हम लिख लेते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू ₹90 दे रखा है और हम यहां से भी निकाल सकते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू 90। ये बात समझ में आ रही है ना कि नंबर ऑफ आर्टिकल और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। बस अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 90। अभी 90 इस साइड ले आएंगे, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, अब हमें यहाँ ब्रेकिंग द मिडिल टर्म करना है तो अब 90 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करो और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि इसके क्या फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर करके दिखाते हैं। तो इसी तरह से आप लोग भी करना, 90 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 180। अब इसके फैक्टर्स करते हैं, 2 से 90, फिर 2 से 45, अभी 3 से हो जाएगा, फिर 3 से हो जाएगा, फिर 5 से, ये होगा टोटल फैक्टर्स। अब हमें यहाँ बीच में मिडिल टर्म इनके फैक्टर्स को जोड़ने या घटाने से, तो देखो 2 2 जब 4 4 जब 12 इतना हम ले लेते हैं, फिर 5 से 15 15 और 12 ले लेते हैं, 15 में से 12 माइनस करने से हमारा 3 आ रहा है, ठीक है ना। 15 में 12 माइनस करने से 3 आ रहा है, तो बस अब 15 और 12 करके हम लिख लेते हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 15x माइनस 90 इक्वल टू 0। ये तो आप लोगों को पता ही है, माइनस 15x भी पहले लिख सकते हो, कैसे भी, क्योंकि हमें लाना क्या है, प्लस में लाना। हाँ, ये ध्यान दो, तो बड़ी नंबर के साथ प्लस होगा और छोटे नंबर के साथ माइनस होगा, ये चीज ध्यान दो, गलती नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। बड़ी नंबर के साथ प्लस होगा और छोटे नंबर के साथ माइनस होगा। ये अदल बदल कर सकते हो, प्लस 15 पहले लिख लो, माइनस 12 बाद में लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्लस 15 में से माइनस 12 सब्ट्रैक्ट होगा तो प्लस 3 आएगा ना, तो ये साइन का भी बिल्कुल ध्यान रखना है। अब बस हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं दो नंबर का, तो यहाँ पे क्या कॉमन हो जाएगा, 2x कॉमन हो जाएगा, 2x कॉमन लिया तो आया x माइनस 6, ठीक है। और यहाँ प्लस 15 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे भी आया x माइनस 6, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप इधर करते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास x माइनस 6 दो बार है, तो हम इसको लिख लेते हैं x माइनस 6 कॉमन लेके और दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस 15, 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, ठीक है। अभी इफ x माइनस 6 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 और ये 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 15/2। ये तो आप लोगों को पता ही है, बताने की जरूरत तो है नहीं। अगर नेगेटिव नंबर आ गए इसको हम छोड़ देंगे, तो हम x इक्वल टू 6 यही वाला लेंगे, x इक्वल टू 6 ये वाला लेंगे। तो x हमने क्या माना था, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हमको पता चल गया, नंबर ऑफ आर्टिकल इक्वल टू 6। अब कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 है ना, तो 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 3, तो 12 प्लस 3 मतलब 15 रुपीज में आएगा, तो ₹15 ऐसे लिखो या सिंबल बना के लिखो, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, नंबर ऑफ आर्टिकल ये और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल ₹15, तो यही पूछा गया था। तो ठीक है बच्चों, समझ में आया, आप इसको नोट डाउन कर लो और इस तरह के क्वेश्चन अपने आप भी करने की कोशिश करिए, ध्यान से पढ़िए। ये जो वर्ड प्रॉब्लम लिखी होती है इसको ध्यान से पढ़ोगे तो आपको यही समझ में आ जाएगा हमें क्या चीज लेट करना चाहिए और उसके आगे कैसे इसके सॉल्यूशन को प्रोसीड करना चाहिए, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए और प्रैक्टिस करिए, ठीक है बच्चों। तो आज ये हमारी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो गई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 4.3 करवाएंगे, ठीक है। आप मन लगा के पढ़ते रहिए, अगर कोई चीज समझ ना आई हो तो प्लीज कमेंट में कमेंट करिए, मैं दोबारा समझाऊंगी इसको, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ठीक है बच्चों। तो आज यही तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।